हेलो बच्चों। तो आज हम क्लास 11 केमिस्ट्री एटॉमिक स्ट्रक्चर का नया लेक्चर लेकर आए। पिछले लेक्चर में हमने डेरिवेशन करी थी टोटल एनर्जी की, और उससे जितने भी कंसेप्ट थे ई केड एम केड बोर्ड एग्ज़ाम्स में क्या डेरिवेशन आती हैं वो सब हमने पूरा लेक्चर किया था। आज हम करेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रम पर, और आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के एटम पर होगा, हाइड्रोजन एटॉमिक स्पेक्ट्रम पर होगा। तो चलिए भाई, स्पेक्ट्रम क्या होता है? स्पेक्ट्रम बच्चों, जब भी आप वाइट लाइट को कहाँ से गुजारो, प्रिज्म से पास करते हो, तो वो अपने 7 डिफरेंट कलर्स में डिस्पर्स हो जाती है। वायलेट, इंडिगो, ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज, रेड। तो वो अपने डिफरेंट 7 कलर्स में डिस्पर्स हो जाती है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये विब्ग्योर से बड़ा मशहूर है। विब्ग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, रेड अपने 7 डिफरेंट कलर्स में ये डिस्पर्स हो जाती है। अच्छा, इसे और जो ये इस बैंड बनता है ना कलर का, इस बैंड को कहते हैं स्पेक्ट्रम। जैसे आपने देखा ना बारिश में, जब बारिश हो जाती है तो कलर का एक बैंड बना हुआ होता है, रेनबो में, वो स्पेक्ट्रम होता है। इसी तरीके से जब वाइट लाइट को आप प्रिज्म से गुजारोगे तो 7 डिफरेंट कलर्स में डिस्पर्स हो जाएगी। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। और ये जो डिस्पर्स होती है असल में एक दूसरे में डिफ्यूज़ होती हैं। जैसे ये वायलेट है तो यहीं क्या होगी, इसके अंदर डिफ्यूज़ हुई हुई इंडिगो, फिर ब्लू, कलर्स का बैंड बन जाएगा, इसे कहते हैं स्पेक्ट्रम। और जो जो लाइट जो 7 कलर्स आपस में डिफ्यूज़ हुए होते हैं, इसे कहते हैं कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम। कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम। कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम क्यों बोल रहे हैं? देखो, क्योंकि ये जो हमारे पास जो 7 कलर्स की जो हमारे पास ये बैंड बना है, ये इसकी जो वेवलेंथ होती है कंटीन्यूअस होती है। ये होती है 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम। कंटीन्यूअस है 4000 से 8000, 4003, 4004, 4005 कंटीन्यूअस सीरीज हमारे पास चल रही है वेवलेंथ की, इसलिए इसे कहते हैं कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम। क्यों कंटीन्यूअस क्यों कहते हैं? कि ये 7 कलर्स आपस में क्या है, एक दूसरे में डिफ्यूज हुए हैं, इसे कहते हैं कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम। ठीक है, जब भी वाइट लाइट को आप प्रिज्म से पास करोगे तो वो अपने 7 कलर में बढ़ जाती है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इस बैंड को कहते हैं स्पेक्ट्रम। और इसकी जो वेवलेंथ होती है किस ऑर्डर में होती है? 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम पर। अच्छा बच्चों, ये अपने पास जो स्पेक्ट्रम है ये भी 2 तरीके का होता है। एक होता है इमिजन स्पेक्ट्रम, और दूसरा होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो अगर बोले तो इमिजन स्पेक्ट्रम हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट है, पहले हम इसी की बात करेंगे, इमिजन स्पेक्ट्रम की ही बात करेंगे। देखो बच्चों, इमिजन स्पेक्ट्रम क्या होता है? बच्चों, आपने मान लीजिए कोई ट्यूब ले लो, आप कोई भी गिलास की ट्यूब ली आपने, और उसमें हाइड्रोजन गैस भर दी। ये आपने हाइड्रोजन गैस भर दी, और आपने इसको पोटेंशियल लगाकर आपने इसको हीट किया। आपने इसको करंट दिया, पोटेंशियल लगाकर आपने इसको हीट किया। हीट करने पे क्या हुआ, इसमें से रेडिएशंस निकली, इस गैस के एटम में से रेडिएशन निकली। और जब इन रेडिएशंस को आपने पास कराया प्रिज्म से, तो अपने को मिला लाइन स्पेक्ट्रम।
इस गैस की जो एटम में से रेडिएशन निकली, जब इसको हीट किया थोड़ी एनर्जी ले ली, एटम इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, ट्रांजैक्शन कर गया हायर ऑर्बिट पर। ये पूरा हम बता चुके हैं आपको बोहर्स में। जो रेडिएशन इसने निकाली, जो रेडिएशन निकली उसको जब प्रिज्म से पास किया हमने, तो अपने को मिला लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम बच्चों, ये तो होता है कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम और एक होता है लाइन स्पेक्ट्रम। अच्छा, लाइन स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं? यहाँ पर कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम इसलिए था अपने को सारी वेवलेंथ दिखी थी, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, और यहाँ पर सारी डिफ्यूज हुई भी थी, इसे कहते हैं कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं? अपने को कुछ वेवलेंथ दिखी, कुछ वेवलेंथ दिखी और कुछ बाकी सारी गायब। सिर्फ कुछ ही वेवलेंथ दिखी, स्पेसिफिक वेवलेंथ, बाकी सारी वेवलेंथ गायब। और जो कुछ वेवलेंथ दिखी वो डार्क स्पेस से सेपरेट थी। मतलब जैसे मान लो अगर ये वायलेट है तो एक बड़ी सी खाली जगह है डार्क स्पेस से, उसके बाद होगी इंडिगो, उसके बाद सारी गायब होंगी। मान लो फिर डार्क स्पेस है, फिर होगी रेड। तो ऐसे स्पेक्ट्रम को कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। अच्छा, ये लाइन स्पेक्ट्रम क्यों मिलता है अपने को, ये समझेंगे हम आज। जब वाइट लाइट को प्रिज्म से पास करते हैं, 7 डिफरेंट कलर्स में बढ़ जाती है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, और आपस में एक दूसरे में डिफ्यूज हुए होते हैं। वायलेट इंडिगो वायलेट में, ब्लू इंडिगो में, सारी रेनबो की तरह डिफ्यूज हुई होती हैं। इसे कहते हैं कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम। और इसकी जो वेवलेंथ, इसके ऑर्डर बोले तो 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। अच्छा, इमिजन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, दो तरीके के, मतलब ये स्पेक्ट्रम दो तरीके के होते हैं, इमिजन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अभी तो हम इमिजन स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं। आपने गैस में हाइड्रोजन गैस ले ली, कोई सी भी गैस ले सकते हो। अच्छा, सबसे अच्छी बात ये है कि हर गैस का स्पेक्ट्रम भी अलग अलग होता है। तो मैंने बताया ना, अभी तो हम सिर्फ हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम की बात करेंगे। आपने हाइड्रोजन गैस ली, इसको हीट किया, हीट करने से जब इसकी रेडिएशन निकली, प्रिज्म से पास किया, अपने को मिला लाइन स्पेक्ट्रम। कुछ वेवलेंथ दिखी, बाकी सारी वेवलेंथ गायब। और जो वेवलेंथ दिखी वो डार्क स्पेस से सेपरेट थी, आपस में डिफ्यूज नहीं हुई थी। ऐसे स्पेक्ट्रम को अपन ने बोला लाइन स्पेक्ट्रम, या इसको डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। तो इतने इसको कॉपी करो, इसको कॉपी करो। चलो भाई, लाइन स्पेक्ट्रम क्यों दिखा, चलो अब बात करेंगे। चलो चलो, ये आपने ली ट्यूब, ट्यूब में लिया गैस, ट्यूब में लिया आपने गैस और इसको हीट किया भाई, हीट किया, हीट किया। आपने इसको कर दिया हीट, पोटेंशियल लगाकर, इसमें से निकली रेडिएशंस। जब प्रिज्म से पास किया, मिला अपने को लाइन स्पेक्ट्रम। अच्छा बच्चों, ये जो रेडिएशन निकली है, जो वेव निकली है, इसको आप रेडिएशन बोल दो या फोटोन बोल दो। फोटोन, फोटोन छोटे छोटे पैकेट्स की सूरत में निकलती है। जो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी हमने स्किप कर दी, लेकिन आप बता देते हैं। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, प्लांक्स आपने बताया था, उन्होंने वेव का डुअल नेचर बताया था कि भाई ये जो लाइट या जो वेव बोल रहे हो, ये जो रेडिएशन निकलती है या जो वेव निकलती है, ये छोटे छोटे पैकेट्स की सूरत में निकलती है। और उस पैकेट को उन्होंने बोला फोटोन, मतलब छोटे छोटे पैकेट्स की सूरत में उन फोटोन। और उस फोटोन की जो एनर्जी होती है वो होती है एच म्यू। हर फोटोन की एनर्जी क्या होती है? एच म्यू। ठीक है। चलो भाई, अब देखो हुआ क्या लाइन स्पेक्ट्रम में, हुआ कैसे। ये मान लो ये हाइड्रोजन है भाई, ये न्यूक्लियस, ये एक शेल, शेल, 3 शेल, और ये हो गई इन्फिनिटी।
इन्फिनिटी। 1 2 3 4 5 और ये इन्फिनिटी। चलो भाई, हुआ क्या, जब आपने इसको हीट किया तो इसको एनर्जी मिली, एनर्जी इसको मिली। अच्छा, ये तो हम आपको पहले बता चुके हैं, बोहर्स के जब हमने पूरा टोटल एनर्जी कराई थी उसकी डेरिवेशन में सारी एक स्पेसिफिक एनर्जी लेवल्स होते हैं। बोहर्स आपने ये तो बोला था ना कि भाई हर इलेक्ट्रॉन एक स्पेसिफिक एनर्जी लेवल में ही घूमता है, ऑर्बिट में ही रहता है। तो हर ऑर्बिट की एनर्जी क्या होती है, स्पेसिफिक होती है, फिक्स होती है। और जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है हायर ऑर्बिट पे, मान लो अगर 1 से वो 3 पे चला गया, अब उसको कितनी एनर्जी देना पड़ेगी, जितनी एनर्जी का डिफरेंस होगा उतनी ही एनर्जी देना पड़ेगी। अब वो वापस रुकता भी नहीं है, वो वापस अपने एक्साइटेड स्टेट में ही आना चाहता है। इलेक्ट्रॉन जब अपने लोअर ऑर्बिट में रहता है उसे कहते हैं एक्साइटेड स्टेट, और जब वो जंप करके हायर ऑर्बिट में चले जाता है उसे कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। लेकिन इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में रहना भी नहीं चाहता, वो अपने लोअर स्टेट में ही रहना चाहता है। तो जब वापस आने के लिए वो एनर्जी को क्या करता है, रेडिएट करता है। और जो रेडिएट करता है वो फोटोन की सूरत में करता है, रेडिएशन या फोटोन की सूरत में वो रेडिएट करता है। और उसकी एनर्जी क्या होती है, एच म्यू। जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को इमिट करेगा वो 2 ऑर्बिट के डिफरेंस के बराबर होगी, 2 एनर्जी के डिफरेंस एनर्जी के बराबर होगी, और डेल्टा ई बराबर होता है एच म्यू। ठीक है। अच्छा, अब जो फोटोन है उसकी अगर हम एनर्जी की बात करें वो क्या है, E इज इक्वल टू एच सी बाई लेंदा। ये होती है एनर्जी का, ये इतनी एनर्जी वो इमिट करता है फोटोन, एच सी बाई लेंदा। अच्छा, यहाँ पे जो एनर्जी है वो असल में ये एनर्जी का डिफरेंस है, एनर्जी का डिफरेंस है, 2 ऑर्बिट्स के दरमियान एनर्जी का डिफरेंस है। यहाँ पर अपने को लाइन स्पेक्ट्रम क्यों मिला था, देखो वजह समझो भाई। इलेक्ट्रॉन मान लो जंप करके दूसरे पे चला गया, या मान लो जंप करके वो तीसरे पे चला गया, तीसरे से 1 पर आएगा, तो यहाँ पर एनर्जी की अपने को क्या कंटिन्यूस वैल्यू मिलेगी। अरे भाई, एनर्जी का टोटल एनर्जी का फॉर्मूला बोलो तो माइनस 13.6 सेट स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला पहले शेयर की कितनी, -13.6। तो जब आप एनर्जी निकालोगे आपको स्पेसिफिक एनर्जी लेवल्स मिलेंगे, वो सब हमने निकलवाई थी। बोहर्स अगर आपने नहीं देखा है तो आप टोटल एनर्जी देख लो या बोहर्स का पूरा मॉडल देख लो, आपको क्लियर समझ में आएगा। अपने हर ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स। अब मान लो अगर इलेक्ट्रॉन पहले से तीसरे पर गया, तो जब वापस तीसरे से 1 पर आएगा तो एनर्जी को रेडिएट करेगा, और जो रेडिएट एनर्जी करेगा वो 2 ऑर्बिट के डिफरेंस के बराबर की होगी। अरे तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूँ भाई। मान लो अगर 1 और 3 ऑर्बिट, पहले और तीसरे ऑर्बिट के दरमियान एनर्जी का डिफरेंस 3 है, तो जब वापस वो आएगा तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी वो क्या रेडिएट करेगा। मिसाल दे रहा हूँ, तुम एनर्जी निकाल दो, पहले ऑर्बिट 13.6, यहाँ पर 2 रखो, 2 का स्क्वायर 4, हर ऑर्बिट की तुम निकाल लो, स्पेसिफिक एनर्जी तुम्हें मिल जाएगी। और हमने निकलवाई भी थी ये। तो देखो एनर्जी का डिफरेंस अपने को हमेशा क्या मिलेगा, स्पेसिफिक मिलेगा। ये जो E है ये असल में डेल्टा E है, डेल्टा E इज इक्वल टू एच सी बाई लेंदा, इसको लिखते हैं EM। होता ये एनर्जी का डिफरेंस है। दरअसल पहले और तीसरे ऑर्बिट का एनर्जी डिफरेंस कुछ स्पेसिफिक होगा, दूसरे और तीसरे एनर्जी का डिफरेंस कुछ स्पेसिफिक, कुछ खास वैल्यू होती है। तीसरे और चौथे की कुछ खास वैल्यू, चौथे और पांचवे की कुछ खास वैल्यू, पांचवे और 1 की कुछ खास वैल्यू, चौथे और 1 की कुछ स्पेसिफिक वैल्यू। तो जब लेंदा की वैल्यू अपने पास क्या होगी, जैसे देखो जब अपने पास जब एनर्जी की वैल्यू स्पेसिफिक होगी, इसका जो डिफरेंस आ रहा है वो एक स्पेसिफिक वैल्यू आ रहा है, तो लेंदा भी तो फिर अपने पास स्पेसिफिक होगा। अरे भाई, एनर्जी और वेवलेंथ में क्या रिलेशन, इनवर्स रिलेशन। या इसको ऐसे समझो, जब अपने पास एनर्जी का डिफरेंस स्पेसिफिक आएगा तो फिर लेंदा भी तो अपने पास स्पेसिफिक वैल्यू का आएगा, कंटिन्यूस कोई ना आएगा। ऐसा ही कोई ना है कि -13.6 के बाद
दूसरे ऑर्बिट की एनर्जी -13.5 है या 13.4 कोई ना है, कुछ स्पेसिफिक और कुछ स्पेसिफिक एनर्जी आती है, तो उनका डिफरेंस भी स्पेसिफिक होगा। तो जब ये स्पेसिफिक, तो फिर लेंथ की वैल्यू भी क्या होगी, एक पर्टिकुलर हमें वैल्यू मिलेगी। इसलिए अपने पास क्या बनता है, लाइन स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस नहीं मिलता। अगर इसकी वैल्यू क्या होती, कंटिन्यूस होती, -13.6, दूसरे की -13.5, -13.4, तो अपने को फिर स्पेक्ट्रम भी क्या मिलता, कंटिन्यूस। लेकिन यहाँ पर तो कुछ फिक्स्ड ही एनर्जी लेवल्स हैं, तो उनका डिफरेंस भी फिक्स्ड। भाई अलग अलग वैल्यू कोई ना आएगी, कुछ फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स ही आएंगे जिनके डिफरेंस लोगे, ठीक है। तो जब ये वैल्यू फिक्स, तो फिर लेंथ की वैल्यू भी फिक्स। इसलिए अपने को क्या मिलता है, लाइन स्पेक्ट्रम। कुछ वेवलेंथ दिखती हैं, कुछ वेवलेंथ नहीं दिखती, और जो दिखती हैं वो डार्क स्पेस से सेपरेट होती हैं, उसे कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। अब बच्चों मान लो कि अगर हमने उसको एनर्जी को, हमने इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा था पहले शेल में, इसको एनर्जी दी, एनर्जी देकर वो अपने हायर ऑर्बिट में चला गया, मान लो वो 2 पे चला गया। ये ज़रूरी नहीं 2 पे चला गया, हो सकता है आपने उसको तीसरे और एक और पहले ऑर्बिट के दरमियान की डिफरेंस का आपने उसको एनर्जी दी, मान लो वो 3 पे चला गया, या मान लो वो 4 पे चला गया, या मान लो वो 5 पे कहीं भी चला गया हायर ऑर्बिट में। जब इलेक्ट्रॉन अपने लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट की तरफ चले जाए जंप करके, अब जाहिर से जंप करके वो एक्साइटेड स्टेट में रहता भी नहीं है, वो अपनी लोअर स्टेट में वापस आना चाहता है। चलो इसको तुम ऐसे छोड़ो, ऐसे समझो, इसे कॉपी करो, इसे कॉपी करो पोस्ट करिए। चलो समझ में आ गया लाइन स्पेक्ट्रम क्यों मिला। एनर्जी की, हमारे पास एनर्जी की वैल्यू, फोटोन की जो एनर्जी है वो एक फिक्स आएगी, दैट से जब वो फिक्स आएगी तो वेवलेंथ भी कुछ फिक्स ही वैल्यू ही मिलेंगी, इसलिए मिला था लाइन स्पेक्ट्रम। अब मान लो भाई ये एनर्जी, देखो भाई, चलो ये 1, ये 2, 3, 4, 5 और ये इन्फिनिटी। चलो मानो तुमने गैस ली और उसको हीट किया, उसको एनर्जी मिल गई, वो चला गया अपनी हायर ऑर्बिट में, मान लो 2 पे चला गया। अब 2 पे रहना भी नहीं चाहता, वो तो वापस 1 पे आए। या ज़रूरी ये नहीं है 2 पे जाए, हो सकता है 3 पे हायर ऑर्बिट में गए वापस आ जाए 1 पर, या 4 पे जाने के बाद वापस आ जाए, या 5वें ऑर्बिट में जाने के बाद वापस आ जाए, कहीं से भी आ सकता है हायर ऑर्बिट में। मतलब किसमें आए, पहले ऑर्बिट में आगे गिरे। तो ये जो अपने पास वेवलेंथ की सीरीज़ बनती है ना, देखो ये एक सीरीज वेवलेंथ जो सीरीज़ बनती है, इस सीरीज़ को हम एक नाम दे देते हैं कि भाई किसके अंदर है, ये लाइमन सीरीज़ में। इस पूरी सीरीज़ को हम बोलते हैं लाइमन सीरीज़, और ये लाई करता है अल्ट्रा वायलेट रीजन में। अल्ट्रा वायलेट रीजन में हायर ऑर्बिट से अगर पहले में आके गिरे तो क्या बोलते हैं, कौन सी सीरीज़ है ये, लाइमन सीरीज़। हो सकता है हायर 2 पर इलेक्ट्रॉन हो और तीसरे से जाके 2 पे आए, चौथे से 2 पर आए, या 5वें से 2 पर आए, कहीं से भी आए। इस सीरीज़ को अपन बोलते हैं, ये जो सीरीज़ है इसे कहते हैं बाल्मर सीरीज़। बाल्मर सीरीज़। या मान लो अगर हायर से तीसरे पर आए, हायर से तीसरे पर आए, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे कहते हैं पैशन सीरीज़। अच्छा, बाल्मर सीरीज़ लाई करती है विजिबल रीजन में, विजिबल
रीजन में, और बाकी सारी इंफ्रारेड रीजन में लाई करती है। इंफ्रारेड अगर तीसरे में आके गिरे, हायर ऑर्बिट से तीसरे में आके गिरे तो पैशन सीरीज, इस सीरीज की वेवलेंथ को, और अगर हायर से चौथे में आके गिरे, हायर से चौथे में आके गिरे तो इस सीरीज को हम बोलते हैं, थोड़ा दूर दूर करके बना लेते हैं। अगर हायर से कहाँ पे आके गिरे, चौथे पर आके गिरे, इसे कहते हैं ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट, ये भी इंफ्रारेड रीजन में लाई करती है। और अगर मान लो इन्फिनिटी से पांचवें पर आके गिरे तो इसे कहते हैं फंड सीरीज। इस सीरीज को बोलते हैं फंड सीरीज, और ये भी इंफ्रारेड रीजन में लाई करती है। हायर से पहले में आके गिरे तो लाइमन, दो पे आके गिरे तो बाल्मर, तीसरे पे आके गिरे तो पैशन, चौथे पे आके गिरे तो ब्रैकेट, पांचवें पर आके गिरे तो फंड। अच्छा, इसको इनके कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बोलो तो 1/λ रेडबर्ग कांस्टेंट z स्क्वायर 1/n का n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। या तुम कैलकुलेट कर लोगे। रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू कांस्टेंट होती है 1.0910⁷ मीटर इनवर्स। z होता है एटॉमिक नंबर। n1 जिस ऑर्बिट में आके गिरेगा, जो उसका लोअर ऑर्बिट होगा, जैसे इलेक्ट्रॉन अगर तीसरे से एक में आ रहा है तो यहां पे तुम क्या रखोगी, एक की जगह पहला ऑर्बिट, और दूसरा जहां से आके गिरेगा हायर ऑर्बिट, तीसरे से आके गिरना, नीचे रखो n2 की जगह 3। ये इससे तुम कैलकुलेट कर लोगे। अच्छा, पेपर में सवाल क्या आता है? अच्छा, लेकिन तुम्हें एक चीज़ बताऊंगे, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात। जब बच्चों तुम लाइमन से फंड सीरीज की तरफ जाओगे, ऐसी लाइमन से फंड सीरीज की तरफ निकलोगे तो वेवलेंथ इंक्रीज करती है, वेवलेंथ इंक्रीज करेगी। लाइमन सीरीज से फंड सीरीज की तरफ निकलोगे तो वेवलेंथ इंक्रीज करेगी, ये बात ध्यान में रख लो। लाइमन सीरीज से फंड सीरीज की तरफ निकलोगे, वेवलेंथ इंक्रीज करेगी। तुमसे अगर कोई पूछ ले कि भाई कोई भी ऑप्शन दे दे कि इस लाइमन या बाल्मर या पैशन में से किस सीरीज की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होती है, तो ये तो अपने का पता, लाइमन से फंड सीरीज की तरफ निकलेंगे, वेवलेंथ इंक्रीज करते जाएगी। तो सबसे ज़्यादा किस सीरीज की वेवलेंथ? फंड सीरीज की, उसके बाद ब्रैकेट, उसके बाद पैशन, उसके बाद बाल्मर, उसके बाद लाइमन। क्योंकि लाइमन से फंड की तरफ निकलने तो वेवलेंथ क्या हो रही है? इंक्रीज। तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किस सीरीज की होंगी? फंड सीरीज की, उसके बाद ब्रैकेट, उसके बाद पैशन, उसके बाद बाल्मर, उसके बाद लाइमन। ठीक है, और कैलकुलेट कैसे करोगे? रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू कांस्टेंट से 1.0910⁷ मीटर इनवर्स। जेड एटॉमिक नंबर, n1 जिस ऑर्बिट में आके गिरेगा, n2 जिस हायर ऑर्बिट से वो आएगा। ठीक है, यहाँ निकाले तुम कैलकुलेट कर लोगे। अच्छा, अब बच्चों सवाल आता है देखो किस तरीके से, वो आपसे बोलता है कि भाई आप कोई भी आपको सीरीज का नाम बता देगा, जैसे कि NTS में सवाल आया है कि भाई बाल्मर सीरीज की आप शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बताओ। भाई ये सारी वेवलेंथ है ना ये, अब वो बोल रहा बाल्मर सीरीज की सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बताओ। देखो, एक तो ये वेवलेंथ का ये फॉर्मूला, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पूछ लेता है, या फोटोन की, वो आप बाल्मर सीरीज में जो फोटोन की सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ क्या है, या बाल्मर सीरीज में फोटोन की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपसे पूछ लेता है, फ्रीक्वेंसी पूछ लेता है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी तो क्या होती है? AC/λ। या वो आपसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पूछ लेता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पूछ लेता है वो आपसे, तो समझाएंगे आप, बिल्कुल फिक्र नहीं कीजिए, पूरा समझाएंगे आपको। ये क्या हो गया? अच्छा, मैंने फ्रीक्वेंसी छोड़ा दिया, पहले इन दोनों की बात करते हैं। NTS ने पूछा है कि भाई बाल्मर सीरीज का फोटोन की सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बताओ। तो देखो भाई, ये बच्चे एक बात याद रखना, जितना बड़ा ट्रांजैक्शन होगा उतनी ही छोटी अपने को क्या मिलेगी? वेवलेंथ मिलेगी। भाई देखो, दिखाई भी पड़ रहा है एनर्जी का, यहाँ पर क्या होता है? डिफरेंस, एनर्जी का डिफरेंस होता है, लिखते हैं हम इसको E है, लेकिन होता ही एनर्जी के दो ऑर्बिट के दरमियान एनर्जी का डिफरेंस है। तो जितना बड़ा ट्रांजैक्शन होगा
जितनी बड़ी ये वैल्यू होगी उतनी छोटी वेवलेंथ मिलेगी अपने को। अरे भाई क्योंकि क्या है, जितना बड़ा ट्रांजैक्शन हम करेंगे, जितना बड़ा हम ट्रांजैक्शन करेंगे उतनी ही छोटी वेवलेंथ मिलेगी। जब ये वैल्यू ज़्यादा बड़ी होगी तो वेवलेंथ छोटी होगी। तो एक बात याद रखना, जितना बड़ा ट्रांजैक्शन होगा, जितना बड़ा ट्रांजैक्शन तुम करोगे उतनी ही छोटी तुम्हें वेवलेंथ मिलेगी। तो अगर तुमसे वो पूछ ले कि भाई शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बताओ बाल्मर सीरीज़ की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बताओ, तो तुम क्या करोगे, सबसे बड़ा ट्रांजैक्शन कर दोगे। 1/λ इज इक्वल टू आर की जगह 1.0910⁻7, ये 1 का स्क्वायर, n1 की जगह। बाल्मर की बात कर रहा है तो बाल्मर पर कहाँ पे आके गिरता है, दूसरे पर, 2 का स्क्वायर 4। अब बात ये n2, मैंने बताया ना जितना बड़ा ट्रांजैक्शन होगा उतनी छोटी वेवलेंथ, क्योंकि एनर्जी का डिफरेंस जितना बड़ा वेवलेंथ उतनी छोटी। तो तुम n2 की जगह क्या रखोगे, इन्फिनिटी, बहुत दूर से आके गिरा है भाई, सबसे लंबा ट्रांजैक्शन। 1/∞ का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0। यहां से तुम इसको कैलकुलेट कर लोगे। ये 1 हो जाएगा पूरा, 1/4, ये टर्म तो पूरा 0 हो जाएगा, 1/∞। तो यहां से तुम्हारे पास आ जाएगी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। और अगर तुम्हारे से बोलते कि भाई बाल्मर सीरीज की लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बताओ, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ में क्या करेंगे, जितना बड़ा ट्रांजैक्शन उतनी छोटी वेवलेंथ, और जितना छोटा ट्रांजैक्शन उतनी ही बड़ी वेवलेंथ। तो तुम क्या करोगे, अगर तुमसे बोले कि भाई लॉन्गेस्ट वेवलेंथ क्या होगी, तो क्या बाल्मर की बात कर रहा है, यानी 2 पे आके गिरेगा। तो अब हमारी कोशिश होगी इसको करीब से करीब गिराएं। हम इसको गिरा देंगे तीसरे से 2 पे गिरा देंगे। सबसे छोटा ट्रांजैक्शन यही होगा, सबसे छोटा ट्रांजैक्शन। तो वेवलेंथ कितनी बड़ी, जब सबसे छोटा ट्रांजैक्शन एनर्जी का डिफरेंस कम, तो जब ये कम तो लेंदा क्या मिलेगा, अपने को लॉन्गेस्ट मिलेगा, लेंदा की वैल्यू को लॉन्गेस्ट मिलेगी। भाई 2 ऑर्बिट, ये दूसरे और तीसरे के दरमियान एनर्जी का डिफरेंस छोटा होगा, कम होगा, स्मॉल होगा। तो जब ये स्मॉल, तो लेंदा की वैल्यू क्या मिलेगी, लेंदा की वैल्यू लॉन्गेस्ट मिलेगी। तो एक बात याद रखना, जितना बड़ा ट्रांजैक्शन उतनी छोटी वेवलेंथ, और जितना छोटा ट्रांजैक्शन उतनी बड़ी वेवलेंथ। पेपर पूछ लेता है, ये एनटीएस से पूछा हुआ है कि बाल्मर सीरीज की लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बताओ या शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बताओ। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए क्या करोगे, सबसे बड़ा ट्रांजैक्शन, सबसे बड़े के लिए क्या है, यहाँ पर इन्फिनिटी, n2 की जगह। अब वो ज़रूरी नहीं कि तुम्हारे से वो बाल्मर के ही पूछे, हो सकता है लाइमन का पूछ ले। तो सीरीज याद रखते हैं, जब 1 पे आके गिरता है तो लाइमन 2 पे गिरे तो बाल्मर, तीसरे पे गिरे तो पैशन, चौथे पे गिरे तो ब्रैकेट, 5वें पे गिरे तो फंड। ठीक है, अच्छा अब तुमसे बोलते लाइमन, तो लाइमन की बात कर रहा है और किसकी बात कर रहे हैं, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो शॉर्टेस्ट के लिए क्या करोगे, सबसे लंबा ट्रांजैक्शन इन्फिनिटी से 1 पर, ये 1/∞ क्या हो जाएगा, 0। 1/1 इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1। अगर तुमसे बोले कि भाई पैशन की बताओ, तो पैशन में तुम क्या रखोगे, 3, यहाँ हो जाएगा ये 3 का स्क्वायर 9। और लॉन्ग क्या बोल रहा है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, सबसे लंबा ट्रांजैक्शन, इन्फिनिटी से गिरा दोगे, ये टर्म पूरा 0, 1/∞। यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लोगे तो बस वेवलेंथ आ जाएगी, सही। तो जितना लंबा ट्रांजैक्शन, जितना बड़ा ट्रांजैक्शन उतनी छोटी वेवलेंथ, और जितना छोटा ट्रांजैक्शन उतनी बड़ी वेवलेंथ। तुम्हें पता भी लग रहा होगा फॉर्मूले से, ये वैल्यू जितनी बड़ी लेंदा उतना छोटा, ये जितनी छोटी लेंदा उतना बड़ा। ठीक है, अच्छा और दूसरी बात कि लाइमन से फंड की तरफ जाओगे तो वेवलेंथ इंक्रीज करेगी। देख लो भाई, तुमसे कुछ भी एमसीक्यू में डाल पूछ सकता है। हम तो आपको एक एक कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं, चाहे तो हम इसे ख़त्म कर सकते हैं, कोचिंग में टीचर इसको ख़त्म कर देते हैं, लेकिन हम आपको पूरा डिटेल में पढ़ा रहे हैं, ताकि अगर आप बोर्ड एग्जाम्स में हो या ईकेट एमकेट में हो तो कहीं भी फंसे ना, क्योंकि एनटीएस में सवाल आ चुके हैं। तो हम तो सब चीज़ को देखते हुए पढ़ा रहे हैं, एक एक डिटेल में पढ़ा रहे हैं, एक एक पॉइंट आपको बता रहे हैं। तो जितना बड़ा ट्रांजैक्शन उतनी छोटी वेवलेंथ, जितना बड़ा ट्रांजैक्शन करने का बोले, जितनी छोटी वेवलेंथ बोले उतना बड़ा ट्रांजैक्शन कर दो, इन्फिनिटी से गिरा दो जिस सीरीज़ की बात करें। और छोटी वेवलेंथ की बोले, और अगर तुमसे बोले कि भाई सबसे
छोटी वेवलेंथ, तो एनर्जी का डिफरेंस तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, बड़ा। और अगर सबसे बड़ी वेवलेंथ बोले तो एनर्जी का डिफरेंस सबसे कम तुम्हारे पास होना चाहिए। और लाइमन से फंड की तरफ जाओगे तो वेवलेंथ क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। लाइमन सीरीज अल्ट्रावायलेट रीजन में, बालमर विजिबल रीजन में, पैशन और ब्रैकेट और फंड बाकी सारी क्या ये इंफ्रारेड रीजन में। अच्छा एक बात और, फ्रीक्वेंसी की बात करें, फ्रीक्वेंसी की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, सी बाई लेंदा। फ्रीक्वेंसी की बात करें सी बाई लेंदा, ये फ्रीक्वेंसी। अच्छा अब देखो फ्रीक्वेंसी, तुमसे अगर फ्रीक्वेंसी की बोलते क्या भाई, फोटोन ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी विल बी रिलीज व्हेन ट्रांजिशन टेक्स प्लेस, ये पूछ सकता है आपसे कि भाई हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का जो फोटोन है वो कब रिलीज होगा, कब रेडिएट होगा, जब ट्रांजिशन आपके पास क्या हो। ऑप्शन आपको आपको दे दे कि भाई फर्स्ट टू फिफ्थ ऑर्बिट, सेकेंड टू फिफ्थ ऑर्बिट, थर्ड टू फोर्थ ऑर्बिट, या फोर्थ टू फिफ्थ ऑर्बिट। चलो भाई, फोटोन ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी विल बी रिलीज्ड व्हेन ट्रांजिशन टेक्स प्लेस। अब बताओ भाई, ये हो गया वेवलेंथ का एक्सप्रेशन, मालूम कर लो या तुम्हें बोलेगा ये एनर्जी फोटोन की और ये फ्रीक्वेंसी। अब देखो भाई एक बात देखो, खुद दिमाग में लगाओ, जरा सोचो बताओ। ये बच्चे बहुत गलती करते हैं भाई, इसके अंदर बहुत बच्चे गलती करते हैं, बिना सोचे समझे निशान मार देते हैं। जरा आप सोचिए बताइए, फोटोन ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी विल बी रिलीज व्हेन ट्रांजिशन टेक प्लेस, कौन से ट्रांजिशन में सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का फोटोन बाहर आएगा, बताओ। अरे फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का क्या है, ये लेंथ, वेव फ्रीक्वेंसी और लेंथ का क्या है, इनवर्स रिलेशन। जितना बड़ी वेवलेंथ उतनी छोटी फ्रीक्वेंसी, उतनी कम, उतनी स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी उतनी कम फ्रीक्वेंसी, जितना बड़ा उतनी छोटी, जितनी छोटी वेवलेंथ उतनी बड़ी फ्रीक्वेंसी। तो अब अगर वो तुम्हारे को बोले कि भाई जब कौन से ट्रांजिशन में सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का फोटोन बाहर आएगा, तो ज़रा देखो अपने को वेवलेंथ कब मिलेगी। अब तुम बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यार ये क्या, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, यार ये क्या। घबराना नहीं है, जरा थोड़ा सा आपने लॉजिक भी लगा के देखनी है। वेवलेंथ छोटी, फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट, इनवर्स रिलेशन, ठीक है। अब अपने एक बात बताओ कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कब मिलेगी, जब वेवलेंथ छोटी होगी। और वेवलेंथ छोटी कब मिलेगी, और वेवलेंथ छोटी कब मिलेगी, जब ट्रांजैक्शन क्या होगा, जब ट्रांजैक्शन क्या होगा, सबसे स्मॉलेस्ट होगा, सबसे स्मॉलेस्ट, लॉन्गेस्ट नहीं। लॉन्गेस्ट ट्रांजैक्शन में वेवलेंथ क्या मिलती है, छोटी। लॉन्गेस्ट ट्रांजैक्शन में एनर्जी का डिफरेंस बड़ा, तो वेवलेंथ क्या मिलती है, छोटी। अगर हमें वेवलेंथ क्या चाहिए, वेवलेंथ अगर हमारे को सबसे बड़ी चाहिए, सबसे बड़ी वेवलेंथ चाहिए, तो एनर्जी का ट्रांजैक्शन हमें क्या करना पड़ेगा, जो ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन का, वो सबसे कम होना चाहिए, करीब से करीब। तो यहाँ बात कर रहा है फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का फोटोन। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का फोटोन तो भाई तब भी मिलेगा ना जब लेंदा की वैल्यू अपने पास क्या होगी, छोटी। और लेंदा की वैल्यू छोटी कब मिलेगी, जब ट्रांजैक्शन क्या होगा, इनमें से करीब होगा। अब अगर फर्स्ट टू फिफ्थ ऑर्बिट देखो, फर्स्ट टू फिफ्थ ऑर्बिट, अभी क्या, चलो मैक्सिमम की बात करें, दोनों कर लेते हैं, मैक्सिमम भी और मिनिमम भी। मैक्सिमम कब, जब वेवलेंथ की वैल्यू सबसे हाई। और हाई कब मिलेगी, जब ट्रांजैक्शन क्या होगा, जब ट्रांजैक्शन क्या होगा सबसे, वेवलेंथ कब मिलेगी, वेवलेंथ देखो, वेवलेंथ यहाँ छोटी होगी तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और वेवलेंथ जो लेंथ है
इसकी वैल्यू हमें सबसे स्मॉलेस्ट कब मिलती है? सबसे स्मॉलेस्ट वेवलेंथ हमें कब मिलती है? जब हमारे पास एनर्जी, जब ट्रांजैक्शन हमारे पास क्या हो रहा हो, सबसे बड़ा हो रहा हो, यानी कि ट्रांजैक्शन हमारे पास क्या हो, फर्स्ट टू फिफ्थ ऑर्बिट हो। क्योंकि भाई सबसे बड़ा ट्रांजैक्शन अपने पास फर्स्ट टू फिफ्थ ऑर्बिट ही है, बाकी तो सारे इसके मुकाबले में स्मॉलेस्ट ट्रांजैक्शन है। तो फर्स्ट टू फिफ्थ ऑर्बिट या एब्जॉर्ब भी बोल सकते, कुछ भी बोले, फोटोन ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी विल बी एब्जॉर्ब बोले तो फर्स्ट टू फिफ्थ ऑर्बिट। जितना बड़ा ट्रांजैक्शन, फिफ्थ टू फर्स्ट ऑर्बिट, रिलीज फिफ्थ टू फर्स्ट ऑर्बिट, एब्जॉर्ब बोले तो फर्स्ट टू फिफ्थ ऑर्बिट। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया, जितना बड़ा ट्रांजैक्शन उतनी छोटी वेवलेंथ, उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी मिलेगी। और वेवलेंथ छोटी कब मिलेगी? जब ट्रांजैक्शन क्या होगा, सबसे लॉन्गेस्ट होगा। समझ में आ गई? अच्छा, ये एक्सप्रेशन बोलो तो वेवलेंथ की, लाइमन की बात करें तो यहाँ n1 की जगह n1 हायर ऑर्बिट, जो भी ऑर्बिट आपको बताएगा यहाँ पर वो रख देना। रेट पर कांस्टेंट की वैल्यू कांस्टेंट 1.09 10⁻7 मीटर इनवर्स। अब तो चलो फ्रीक्वेंसी हो गया, लैम्डा की वैल्यू हो गई। अब अगर वो तुमसे बोल दे कि भाई फोटोन की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी बताओ, बाल्मर सीरीज़ में, कोई भी सीरीज़ ले, हम बाल्मर की बात करते हैं कि बाल्मर सीरीज़ की बाल्मर सीरीज़ के फोटोन की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी बताओ, हाईएस्ट एनर्जी बताओ। फ्रीक्वेंसी हो गया, लेंदा भी हो गया, अब हाईएस्ट एनर्जी बताओ, मैक्सिमम एनर्जी बताओ। तो क्या करोगे? तो यार लेंदा की वैल्यू क्या रखोगे तुम? ये छोटी, ये जितनी छोटी होगी तो ये अपने को क्या मिलेगा? एनर्जी सबसे मैक्सिमम हाईएस्ट। और ये छोटी कब मिलेगी? जब ट्रांजैक्शन कितना होगा? सबसे बड़ा। तो ट्रांजैक्शन सबसे बड़ा कर देना, फिर यहाँ पर वेवलेंथ रखना, और यहाँ पर तुम्हारे पास क्या आ जाएगी? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। लेकिन पहले वेवलेंथ निकालना पड़ेगी दोनों केसेस में। अगर तुम्हारे से मैक्सिमम एनर्जी का पूछता है तो वेवलेंथ कौन सी निकालो, कंफ्यूज नहीं होना कि आप कौन सी वेवलेंथ कौन सी निकालें। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पूछ रहे हैं, वेवलेंथ बताया नहीं बताया, उसका काम ही नहीं है। आपने लेंथ क्या रखना है? सबसे स्मॉलेस्ट, क्योंकि लेंथ स्मॉलेस्ट होगा तो एनर्जी मैक्सिमम मिलेगी, लेंथ छोटा होगा तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मिलेगी। और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी या हाईएस्ट मैक्सिमम एनर्जी या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कब मिलेगी? जब लेंथ हमारे पास क्या होगा? स्मॉलेस्ट। और स्मॉलेस्ट कब होगा? जब ट्रांजैक्शन सबसे लंबा होगा। क्लियर? सारी बातें, सारी पॉइंट आपको बता दिया। मिनिमम की बात करें, अच्छा मिनिमम एनर्जी की बात करें कि भाई मिसाल बाल्मर सीरीज ले लो, बाल्मर सीरीज के तुम सबसे मिनिमम एनर्जी बताओ, फोटोन की मिनिमम एनर्जी। तो मिनिमम एनर्जी यार कब मिलेगी? यार जब लेंदा की वैल्यू बड़ी होगी। और लेंदा की वैल्यू बड़ी कब होगी? जब ट्रांजैक्शन क्या होगा? सबसे करीब से करीब होगा, यानी कि फोर्थ टू फिफ्थ ऑर्बिट। लेंदा की वैल्यू जितनी बड़ी, एनर्जी उतनी कम। लेंदा की वैल्यू जितनी बड़ी, फ्रीक्वेंसी उतनी ही मिनिमम। तो दोनों केसेस में, दोनों बातों में आपको हमने एक एक पॉइंट पूरा कंसेप्ट क्लियर किया। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर। अच्छा, इसको इमेजन स्पेक्ट्रम क्यों कह रहे थे? हम जो सारी बात कर रहे हैं इमेजन स्पेक्ट्रम की बात करें ना, इमेजन स्पेक्ट्रम इसको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमने गैस में ट्यूब लेके इसको हीट कर दिया भाई। हमने एक तो भाई गैस में ट्यूब लेके हीट कर दिया, हीट करने पर इसने इसके अंदर से खुद से रेडिएशन निकली, रेडिएशन इसने इमिट करी, इसलिए इसको बोला इमेजन स्पेक्ट्रम, उसने खुद ने इमिट करी। ठीक है, अब एब्जॉर्प्शन में क्या होगा? इसे कॉपी करो, पोस्ट सारे कॉपी करो। चलो भाई, एब्जॉर्प्शन, ये था इमेजन स्पेक्ट्रम। सारी कहानी जो हमने पढ़ी ये इमेजन स्पेक्ट्रम। देखो एब्जॉर्प्शन में क्या होगा। चलो भाई, एब्जॉर्प्शन की बात करें, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। चलो भाई, मैं मान लो इसमें गिलास में कोई भी ट्यूब है, इस दफ़ा हमने इसको हीट नहीं किया,
हमने किसी सोर्स से इसको वाइट लाइट दे दी, हमने खुद ने इसको वाइट लाइट दी किसी सोर्स से, हुआ क्या, अपने को मिला, यहाँ स्पेक्ट्रम रखा, यहाँ से लाइट्स आई, अब हुआ क्या, कुछ वेवलेंथ, अच्छा वाइट लाइट में तो भाई 7 कलर्स होते हैं, उसके 7 कलर्स में डिस्पर्स होती है, तो इसने कुछ वेवलेंथ की, जो कुछ वेवलेंथ है वो एब्जॉर्ब कर ली, और प्रिज्म से पास होने के बाद अपने को क्या मिला, अच्छा यहाँ पर जो मिलेगा अपने को कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलेगा, लेकिन कुछ वेवलेंथ गायब होगी, जैसे कि तुम्हारा वायलेट है, इंडिगो है, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। वायलेट में से कुछ वेवलेंथ गायब हो जाएगी, थोड़ी सी, कुछ इसकी थोड़ी सी वेवलेंथ, इंडिगो में कुछ वेवलेंथ गायब हो जाएगी, कलर सारे होंगे, कुछ वेवलेंथ गायब होंगी क्योंकि कुछ इसने एब्जॉर्ब कर ली है, तो कंटीन्यूअस ही, लेकिन कुछ वेवलेंथ इसने एब्जॉर्ब कर ली, वायलेट में कुछ वेवलेंथ इसमें एब्जॉर्ब कर ली, ऑरेंज में से कुछ वेवलेंथ इसने एब्जॉर्ब कर ली, बाकी सारी लाइट हो जाने दिया, इसे कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो ये था हमारा पूरा स्पेक्ट्रम पर हमारा पूरा लेक्चर, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पर हमने पूरा लेक्चर किया। ये जितने भी इसके पॉइंट्स थे, चाहे वो आपकी कैट के हवाले से हो, एमडी कैट के हवाले से हो, कहीं को कुछ भी हो, या बोर्ड एग्जाम से पढ़ ले हो, तो हम तो सब पढ़ाते हैं, एक एक पॉइंट हमने इसको पूरा जितना भी कंटेंट इसका बन सकता था हमने आपको सारे सब कुछ पढ़ाया है। तो ये आप इसके एक एक पॉइंट नोट कीजिए, नोट किया करें और पॉइंट अपनी कॉपी में लिख लिया करें और इसकी प्रैक्टिस करें जितने भी इसके आपके पास एमसीक्यूज वगैरह आए हुए हैं। बाकी पढ़ाई कीजिए। अल्लाह हाफिज़।